और आज के इस कार्यक्रम का विशेष मुख्य बिंदु था अल्पसंख्यक समुदाय, जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिनमें हमारे अध्यक्ष श्रीमान रिजवान क्रांतिकारी साहब उर्फ अकील अख्तर जी हैं। और इनके माध्यम से, इनके आह्वान से आज की बैठक बुलाई गई थी। और हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जो हम लोग का प्रदर्शन रहा, उसका आकलन किया गया कि उसमें अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी कैसी रही और उसे और कितना बेहतर किया जा सकता है, और अगर कमियां रही तो किन बिंदुओं पर रही, किन कारणों से रही, अगर मजबूती जिन क्षेत्रों में रही तो उन्हें और बेहतर मजबूत कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाले जो विधानसभा के चुनाव, जिनमें राज्य के तमाम लोग एक उम्मीद भरी निगाहों से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो हमारा समिति हुआ करती थी, लेकिन अब हम लोग झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में जाने जाएंगे, उस टीम की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और हम लोग उनकी आशा को निराशा में तब्दील बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए गंभीरतापूर्वक हम लोग लगातार चिंतन मंथन और शिविरों में शिरकत कर रहे हैं। और आने वाले 2024 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उनको फतह कैसे करनी है, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही। तो आज कुल मिलाकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बीच हमारी बैठक थी, जिनमें तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले प्रबुद्ध लोग आए हैं, विभिन्न हिस्सों से आए हैं। रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा, तमाम हिस्सों से चलकर आए हैं। और कुल मिलाकर विधानसभा की तैयारी को पुख्ता कैसे किया जाए, उन विषयों पर चर्चा की गई। अच्छा जयराम, एक बात बताइए, कैसी विधानसभा झारखंड की? क्या सभी विधानसभा पे जयराम की पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग 81 सीटों तक पहुँचें। और फिलहाल तो हम लोग 60 सीटों तक पहुँच चुके हैं। जैसे से हम लोग संगठन का विस्तार हो रहा है, लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग की हिम्मत दोगुनी हो रही है। और फिलहाल हम लोग 60 सीटों के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी कुछ महीनों का समय है, कुछ दिनों का समय है, और जैसे से वो दिन नज़दीक आएंगे, हमें लगता है कि 81 सीटों तक हमारी पहुंच बन जाएगी। जयराम तो कौन सा विधानसभा होगा? देखिए, इस बार चूँकि मैंने लोकसभा का चुनाव अपने हिसाब से चयन किया था, मेरा लोकसभा गिरिडीह लोकसभा पड़ता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव अब हम लोग जनता के नेता के रूप में जाने लगे हैं। तो जनता ही तय करे कि कौन सा विधानसभा हम लोग के लिए ठीक रहेगा, उसी विधानसभा में हम लोग शिरकत करते हुए दिखेंगे। जयराम जी, जी रिजवान क्रांतिकारी किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, रिजवान क्रांतिकारी निस्संदेह चुनाव लड़ेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत जल्द इसका खुलासा भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, रिजवान क्रांति एक बहुत बड़े नाम है। अगर तुरंत हम लोग अपने तुरुप के इक्के को सबके सामने ला के रख दें, तो हमें लगता है कि हम लोग शायद भूल करेंगे। इसीलिए हुकुम का इक्का है, इन्हें बहुत विपदा में, और जब हमारा संगठन विपदा हो, उस समय सबके सामने रूबरू करवाएंगे। बोकारो में क्या लड़ाएंगे दादा? देखिए, उस पर काफ़ी नाम आए हैं। चूँकि हम लोग आवेदन के माध्यम से नाम ले रहे हैं, उनका आवेदन को पहले स्वीकार कर रहे हैं, उनके अनुभव को जान रहे हैं, राजनीतिक समझ को परख रहे हैं, और फाइनली हम लोग उस पर डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अभी तक जब बड़ी पार्टियों के माध्यम से डिसीजन नहीं हो पाया है, तो हम लोग अगर एक नन्ही सी पार्टी अगर डिसीजन लेने के लिए आएंगे, तो लगता है कि हमें शायद उनके सामने ये हमारा बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा चाहेंगे कि कोई अपने तर्कस के तीर दिखाए, फिर हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे। जयराम जी, जब पार्टी के द्वारा जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन की ये योग्यता होनी चाहिए, जी, क्या उसी योग्यता में आप लोगों का चयन करेंगे कि उसके बाहर? देखिए, उस योग्यता में तो सारी चीज़ें हैं, उस योग्यता में सारी चीज़ें हैं, उस योग्यता के बाहर कुछ भी नहीं होंगी। जो एक सवाल ये बनता है कि कुछ लोग नए लोग आ गए, तो उसमें हमने संगठन का फीडबैक रखा है। मान के चलिए ये बोकारो विधानसभा है, मान के लिए बोकारो विधानसभा में मान के चलिए शर्मा जी हमारे संगठन में आके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर शर्मा जी को हमारे बोकारो में जो साथी हैं वे अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमें आपत्ति नहीं होगी। इसीलिए हमने संगठन को रखा है। तो कुल मिलाकर जो वहाँ क्राइटेरियाएँ हैं, उनके आधार पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसका एक राज्य में अच्छा मैसेज गया है। बाकायदा हमें रिटायर्ड आर्मी, बहुत सारे IAS IPS भी टेलीफोन में बोले कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक साहसिक कदम है। अगर आप लोग सफल होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जयराम, एक सवाल आपसे जी। लोकसभा में जो परिणाम रहा, उससे आप काफ़ी संतुष्ट दिखे। क्या लगता है कि उस परिणाम के बाद जो बड़ी पार्टियां हैं आपसे संपर्क कर रही हैं, क्या आपके संपर्क में है बड़ी पार्टियां? जी, संपर्क में हैं, और काफ़ी प्रलोभन देने की बात कही जाती है उनके जो बीच के, जिसको हम लोग बीच का शख्स कहते हैं। लेकिन हम लोग का स्टैंड साफ है, जो लोकसभा में भी साफ था, आज भी साफ है और कल भी साफ रहेगा, कि हम लोग झारखंड की तस्वीर और तकदीर को साफ करने आए हैं, बेहतर करने आए हैं, सुंदर करने आए हैं। अतः हम लोग सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे।
अल्पसंख्यक की जब बात होती है जयराम जी, जब अल्पसंख्यक की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, तो क्या उनको भी समाज भी आता है जोड़ने की बात चल रही है आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा जमशेदपुर में काफ़ी सिख समाज के लोग भी हमारे दल के साथ जुड़े हैं और आज इस कार्यक्रम में उनको निमंत्रण भी था, लेकिन उधर बारिश होने लगी तो शायद वो नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर सभी लोग जुड़ेंगे और निस्संदेह हमारे राजनीतिक नए दल को मजबूती प्रदान करेंगे। झारखंड में दादा अल्पसंख्यक में एक खास जाति मुस्लिम, जहां हम इनकी संख्या ज़्यादा देख रहे हैं, इनकी भागीदारी कितना % आप देख रहे हैं? इनकी आबादी तो 15 से 20% है। एक संतोषजनक भागीदारी रहेगी। अल्पसंख्यक की बात होगी तो फिर जनसंख्या के आधार पर जोड़ा जाएगा, पार्टी में टिकट दिया जाएगा, फिर यह अल्पसंख्यक के देखिए आधार सबसे पहला बात है कि आप उस क्षेत्र में जो हमारे युवा अगुवाई कर रहे हैं, पहला चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, तो पहला बात अगुवाई के आधार पर होगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि अगुवाई वही लोग करेंगे भाई जिनका मैंने पेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी कोई किंतु परंतु और ऐसी विषय नहीं होगा जो मैंने रूट से हटकर होगा। सारी चीज़ों को सामंजस्य बैठाते हुए होगा, कहीं सिकवा गिला का स्थान नहीं होगा। यानी अक्सर कहा जाता है कि जैसे जनसंख्या की अलग मैटर होता है और अल्पसंख्यक का अलग मैटर होता है। जनसंख्या ठीक है, एक बात है कि प्रतिनिधित्व का अवसर सबको मिलना चाहिए, तो प्रतिनिधित्व का अवसर सबको मिलेगा ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा और हम लोग सबको प्रोत्साहन भी करेंगे प्रतिनिधित्व के लिए। लेकिन फिलहाल जो माहौल तैयार हुआ है, जिसमें जो 2 वर्षों से जो घटनाक्रम घटा है, जिसमें युवा सामने आकर नेतृत्व किए हैं, नो डाउट वे इस राज्य का नेतृत्व करने के लिए उनको तैयार किए हैं। अच्छा जयराम जी, संथाल को आप कैसे भेजिएगा? 28 सीट संथाल में है और बताया जा रहा है कि संथाल बिना भेजे सत्ता में कोई भी पार्टी नहीं आ सकता है, तो आपके इसमें क्या है? नहीं देखिए, संथाल नहीं, उसको अनुसूचित जनजाति कहिए जी। चूँकि संथाल अगर आप कहते हैं तो किसी एक समाज को ले लेते हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब उसमें आप जो 32 पहले थे और अभी 4-5 यानी 35-36 समुदाय जो इंक्लूड हो चुके हैं। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ऐसा बात नहीं, उस समाज में भी हम लोग का अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है, उस समाज के बीच भी हम लोगों को आदर मिलने लगा है। क्योंकि देखिए अगर आप राज्य की बात करें और राज्य के अगर आदिवासियों की बात करें तो उनके मुद्दे हमेशा रहे हैं जल जमीन जंगल। और अगर आज के दौर में अगर कोई नेता या फिर कोई राजनीतिक दल ऐसा हो, कोई संगठन ऐसा हो जो जल जमीन जंगल पर मुखर होकर बात करता है, तो नो डाउट हम लोग बात करते हैं। आज पारसनाथ का मुद्दा सामने आया था, सब मौन हो गए थे, कोई सामने आकर बात किया था तो हम लोग बात किए थे। तो कुल मिलाकर उस समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, कहीं ना कहीं वो हम लोग की विचारधारा से सहमत हैं और लगातार उनका आकर्षण, उनका झुकाव हम लोग की ओर बढ़ रहा है। चुनाव सिर पर है जयराम जी, लेकिन जिला कमेटी की अभी अल्पसंख्यक विभाग में आपकी तैयारी नहीं हुई है, गठन नहीं हुई है, तो कैसे फतेह कीजिएगा आप? देखिए आज का जो समय है थोड़ा सा काफ़ी फास्ट है जी, और इस चीज़ को दुनिया ने भी एक्सेप्ट किया कि हम लोग गाड़ी में बैठते बैठते खाना ऑर्डर हो जाता है, खाना खा के टिफिन लेते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो सारी दुनिया फास्ट हो चुकी है, तो हम लोग भी बहुत फास्ट हैं और ये बात आपका सत्य है। लेकिन उस बात को हम लोग 15 दिन के बाद ही आपको जिला कमेटी बाकायदा आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जारी करेंगे कि हमारी जिला की कमेटी है। अच्छा जयराम, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। अभी जो मामला जिस तरीके से बोकारो में गर्म है, एक शख्स की हत्या हुई है, उसके बाद सांसद, एसपी और डीसी के बीच में जो विवाद चल रहा है, आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो जिस तरीके से धनबाद के सांसद ने एसपी से फ़ोन पे बात किया और जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया, फिर एसपी डीसी से भी उनसे डीसा की बैठक में जो है काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई, इसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं? देखिए हमें लगता है सबसे पहली बात, हमने कभी देखा नहीं, उसमें हम भी सम्मिलित हुए थे। मैंने सांसद जी के जाने के बाद फिर हमारा भी आगमन हुआ था, हम भी आए हुए थे और बाकायदा हमने भी माननीय एसपी महोदय से टेलीफोनिक बात की, माननीय डीएसपी महोदय से हमने टेलीफोनिक बात की, बाकायदा प्रशासन की जो टीम थी उनसे भी हमारी वार्ता हुई। देखिए जब ऐसे विषय आते हैं उस समय हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन, पुलिस और मीडिया और पब्लिक सबको मिलकर काम करना चाहिए। और हमें लगता है उस समय दोषारोपण का समय नहीं होता है, दोषारोपण हम लोग बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि उस समय कोई किसी घर में चित्कार मचा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बिलक रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस समय हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। और समस्याओं का समाधान तभी होगा जब सभी विभाग, सभी लोग एक सोच के साथ उस समय चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से सांसद ने जो भाषा का प्रयोग किया, क्या आप सही मानते हैं उसको? एसपी से थोड़ा सा उन्हें शब्दों का चयन थोड़ा बेहतर करना चाहिए। एक चीज़ बताइए कि सरकार बनाने में अगर जयराम महतो को समर्थन करना होगा तो जाएंगे किसी पार्टी के साथ?
देखिए, हमने शुरू से कहा कि हम लोग सरकार बनाने में क्यों जाएंगे, जब हम लोग लगातार लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप हमें इतनी सीटें दें जिससे हम लोग सरकार बनाएं और नीतियों को लागू करें, अपनी जब कलम चलाएं तो कोई रोक टोक ना हो, एक बेहतरीन तरीके से हम लोग इस राज्य को चला सके, तो सवाल ही नहीं बनता। दादा, दूसरे प्रदेश से जो लोग यहाँ रचे बसे हैं उनके बीच में चर्चा होती है, आपके नाम से उन लोगों को डर लगता है। नहीं, ये गलत बात है। हमने स्पष्ट कहा है, 1000 बार कहा है, 1,00,000 बार भी कहेंगे कि चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये चारों भाई हैं। लेकिन इस चीज़ को भी आपको स्वीकार करना होगा कि चारों भाई में ये दुनिया की रीत है कि एक बंटवारा होता है। तो मान के चलिए चारों का बंटवारा हो चुका है। अब जो हमारे बड़े भाई हैं, अगर वो आते हैं झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग, स्वीकार है, उनका पाँव धोकर स्वीकार, मैंने हम लोग स्वागत करेंगे, बड़े भाई हैं, लेकिन मेहमान नवाजी के तौर पर, दखल अंदाजी के तौर पर। बात को समझिए। अच्छा जयराम जी, क्या लोकसभा ये में संभव लग रहा है दादा? क्यों नहीं, जब हमारे, अच्छा एक बात बताइए, क्या उड़ीसा में आप रिजवान जी को रखेंगे सरकारी नौकरी में? क्या आपको पश्चिम बंगाल में टीचर बनाया जाएगा? बात फिर हम पे थोपा क्यों जाता है? नहीं, ये वही लोग डिसाइड करेंगे जो लोग। डेडलाइन अब किसी ने बाहरी भीतर का नहीं, बाहरी भीतर की डेडलाइन नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार की बात है। जब उन राज्यों को सेपरेट किया जाता है, जब महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट किया जा सकता है, तो जब हम लोग झारखंड और बिहार का विभाजन हो चुका है, बंगाल से हमारा विभाजन हो चुका है, तो हम लोग सेपरेशन मांग कर रहे हैं। बाकी कोई आए, व्यापार करे, कमाए, खाए, रहे, वहाँ किसी की आपत्ति नहीं है। लेकिन अब बताइए, इस राज्य में अगर हम लोग यहाँ भी चपरासी नहीं बनेंगे, यहाँ भी टीचर नहीं बनेंगे, यहाँ भी दरोगा हवलदार नहीं बनेंगे, तो क्या करें हम लोग? अच्छा जयराम जी, विस्थापन का समस्या है, गंभीर समस्या है पूरे झारखंड में। CCL, BCCL, HEC, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट हर जगह, लेकिन विस्थापन को लेकर नीति नहीं बना, क्या मांगते हैं? ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले जो विभाग के मंत्री, उनका भी बयान था कि इसको लेकर नीति है ही नहीं, उसको लेकर उनका जवाब ही नहीं था जब उनसे जवाब की मांग की गई। तो इसके लिए सबसे पहले एक बेहतर नीति बने, एक विस्थापन नीति बहुत मजबूत तरीके से बने, पुनर्वास आयोग का गठन हो, और उसके बाद ही किसी क्षेत्र में किसी प्रकार से जमीन अधिग्रहण का काम हो। अगर ऐसी चीज़ों को हम लोग नहीं नीति नियमों में शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है आज ये समस्या बोकारो की है, कल पूरे राज्य की ये समस्या होगी और पूरे राज्य के लोग अपने आप को बेघर पाएंगे।